हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुनील कुमार। आई विल टीच यू ज्योग्राफी। बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा के पार्ट फर्स्ट भूगोल एक विषय के रूप में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि अभी तक आपने 10th क्लास पास आउट करके +1 में आप सभी अब दाखिला लेंगे या प्रमोट हुए हैं। तो बच्चों, आपने अभी तक जो पढ़ा है भूगोल, वो SST का एक पार्ट था। सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान के अंदर ही आप भूगोल को एक पार्ट के रूप में, एक भाग के रूप में आप पढ़ते थे, जिसमें आप SST में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ये सारे विषय पढ़ते थे, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और भूगोल। तो बच्चों, उसमें आप एक संक्षिप्त रूप में आप भूगोल का अध्ययन करते थे, जबकि अब आप क्योंकि 11वीं में भूगोल एक विषय के रूप में, कंप्लीट एक सब्जेक्ट के रूप में आप रीड करेंगे, तो इसमें आपको डिटेल्स और ब्रीफिंग में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो यही है बच्चों कि भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्या कारण है भूगोल पढ़ने के। तो जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा और देखा होगा कि भूगोल पढ़ना हमारे लिए कितना अत्यंत आवश्यक है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाहे मौसम की घटनाएं हो, पृथ्वी के बारे में कोई आपको कॉन्सेप्ट समझना हो, वो सब हम भूगोल के अंदर में ही समझ पाते हैं या पढ़ पाते हैं। और जो जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इन्वायरमेंट या पर्यावरण का भी अध्ययन हम भूगोल के अंदर में ही करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो समझ लिए कहीं ना कहीं हम भूगोल का ही अध्ययन कर रहे होते हैं। तो टोटली कहने का मतलब यह है कि भूगोल हमारे चारों तरफ, हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे दिनचर्या से जुड़ा हुआ एक विषय है और इसको पढ़ना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, भूगोल एक विषय के रूप में। तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है विषय भूगोल पार्ट 1, भूगोल एक विषय के रूप में, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे पुट अप किया, भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्या कारण है भूगोल हमें पढ़ने का, और इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ी कि भूगोल एक एज ए सब्जेक्ट बनाया गया होगा। तो इन सब के बारे में हमने छोटे से थोड़े पॉइंट लिखे हैं, बाकी ऐसा नहीं कि यही लास्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप बाद में डिस्क्राइब होगा, आपको पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। फिर भी मैंने मेन पॉइंट लिखने की कोशिश की है कि भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि पृथ्वी के तल की विविधता का पता चलता है इससे। भूगोल जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी का आकाशीय पिंड, जो हमारा अंतरिक्ष है, चंद्रमा है, सूरज है और जो चीजें हैं, उनसे हमारा क्या संबंध है, कैसे ये उत्पत्ति में आई है, कैसे ये बनी है, कैसे यहाँ पर वर्षा शुरू हुई, कैसे जीवन यापन शुरू हुआ, मनुष्य का विकास कब हुआ। ये सारी बातें हम पृथ्वी के तल या विविधता के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल कैसे बना, जीवन कहाँ पर पाया जाता है, जीवन जीने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। ये सारी बातें हम भूगोल के अंदर में अध्ययन करते हैं। दूसरा, मानव समाज की विविधता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव एक समाज के अंदर में रहता है और समाज के बिना जीवन यापन या खुशी से जीवन हम नहीं जी सकते। तो समाज में जब हम रहते हैं तो समाज में भी विविधताएं पाई जाती हैं। कहीं कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई कैसा है, और अलग अलग टाइप की बस्तियों में रहता है। जैसे कोई शहरों में रहता है, कोई गांव में रहता है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और संसाधनों का उपयोग है। तो इन सब चीजों के बारे में भी हम भूगोल के अंदर में ही अध्ययन करते हैं। मानव समाज की विविधताओं के बारे में भी हम भूगोल में ही अध्ययन करते हैं कि वहाँ पे लोगों का निवास स्थान कैसा है, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है, लिंगानुपात कैसा है। ये सारी चीजें हम मानव समाज की विविधता में या भूगोल में हम पढ़ते हैं। अगला है पर्यावरण का अध्ययन। जैसा अभी मैंने शुरुआत में ही बताया कि हम पर्यावरण से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, क्योंकि अगर बिना पर्यावरण के, शायद इन्वायरमेंट के, हमारा जीवन शायद मुश्किल हो जाता। तो अगर पर्यावरण का अध्ययन नहीं करेंगे, जैसा कि अभी आप देख भी रहे होंगे कि कोविड या तरह तरह के बहुत सारी बीमारियां क्यों आ रही हैं, क्योंकि हमारे पर्यावरण के साथ बहुत सारे छेड़छाड़ हुए हैं बीते कुछ वर्षों में, पेड़ों का लगातार कटना। और जब हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति हमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका मैसेज देती है। तो वो कैसे मैसेज, भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी फट जाता है, या तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो वो सब भी हम पर्यावरण के अध्ययन में रीड करते हैं। उसके बाद वास्तविक पृथ्वी के तत्वों की
जानकारी। मैंने ऊपर भी लिखा था पृथ्वी तल, और यहाँ मैंने लिखा है पृथ्वी के तत्वों की जानकारी। मतलब छोटा सा माइनर सा डिफरेंस मैं बताना चाहूंगा कि वास्तविक पृथ्वी मतलब पृथ्वी किन तत्वों से मिलकर बनी है, कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। जैसा कि आपको पता होगा पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में जो है वो लिक्विड अवस्था में, कारण वहां पर बहुत ताप और दाब है। जब ताप और दाब के कारण वो लिक्विड अवस्था में, तो जो मेटल्स हैं, जो अच्छे मेटल्स हैं, भारी मेटल्स हैं, वो पृथ्वी के इंटरनल कोर में छुपे हुए हैं। और जो ऊपर है वो चट्टाने या मिट्टी से बना हुआ हमारा भूपर्पटी या ऊपरी तल है। तो वो कैसे बनी, क्या कारण है और इसका पता कैसे लगा, ये सब चीजें हम भूगोल के पृथ्वी के तत्वों की जानकारी लेते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि भूगोल हमारे लिए कितना आवश्यक है। और लास्ट मैंने अभी छोटा सा पॉइंट लिखा है, वैज्ञानिक तकनीकी का अध्ययन। आपको पता है कि हमारा वायुमंडल में विभिन्न तरह के लेयर्स हैं, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, वायुमंडल। तो ये जो हम सैटेलाइट वगैरह सेट करते हैं, जिससे उपग्रह कहते हैं, उपग्रह कहाँ सेट होते हैं, वो वहां से रेस कैसे वापस आती हैं, हमारे दूर संचार कैसे काम करते हैं, वैज्ञानिक तकनीकी का भी अध्ययन हम भूगोल के रूप में कर लेते हैं। तो कुल मिला के हम अपने टॉपिक पे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भूगोल हमारे दिनचर्या से या हमारे रोज की लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ एक विषय है, और जिसे पढ़ना हमारे लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। और अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप अपने बारे में भी बहुत कुछ समझते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या घटित हो रहा है, क्या होने वाला है, पहले क्या हुआ था। तो इन सब बातों से यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भूगोल एक अत्यंत जरूरी विषय है जो हमें पढ़ना ही है। तो अगला पॉइंट हमारे मन में ये बनता है कि भूगोल जो है जब हम पढ़ते हैं तो भूगोल क्या ये आर्ट है या साइंस है भाई। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं तो पढ़ना हमें है ये पता लग गया, हमारे दिनचर्या से जुड़ा हुआ विषय है ये भी हमें पता है। तो ये क्या है, ये कला है, साइंस है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि वो क्यों पढ़ रहे हैं और वो किस टाइप का सब्जेक्ट है। ये विज्ञान है, विज्ञान के तरह काम करता है या कला की तरह काम करता है, साइंस की तरह काम करता है या आर्ट की तरह काम करता है। विज्ञान या ज्योग्राफी जो है ये विज्ञान साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक तरीके से काम करता है या आर्ट की तरह से काम करता है। तो बेटा आपको पता होगा जो विज्ञान होता है सब्जेक्ट या विज्ञान वैज्ञानिक ढंग से जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसमें तथ्यों की जानकारी लेते हैं और वो हर बार एक्यूरेट आना चाहिए। जैसे हम ये नहीं है कि एक बार हमने उसको पढ़ा तो उसका रिजल्ट कुछ और है, अगली बार पढ़ा तो उसका रिजल्ट कुछ और होना चाहिए, नहीं, उसका हर बार जो परिणाम हो, रिजल्ट हो, एक जैसा है, साइंटिफिक मेजरमेंट पे वो खड़ा उतरे। तो ये बेटा एक साइंस भी है, क्योंकि इससे हम बहुत तरह के डाटास को कलेक्ट करते हैं और उससे रिजल्ट लेते हैं। और दूसरा कला, कला के अंदर में हम कल्पनाओं को शामिल करते हैं, हम किस तरह के अपने मस्तिष्क में जो विभिन्न तरह की हम ये कह सकते हैं कि जो विभिन्न तरह की ये देखते हैं कि वो किस तरह का होना चाहिए, कल्पनाओं में हमारा कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। तो ये कला भी है, मतलब ये साइंस भी है और कला भी है, दोनों है इसके अंदर। तो इसलिए भी इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। भूगोल जो है कई पूछा जा सकता है कि क्या भूगोल एक कला है या साइंस है। तो बेटा ये दोनों है, ये ज्योग्राफी जो है ये साइंस भी है, भूगोल जो है ये कला भी है और साइंस भी है, दोनों तरह से इसका अध्ययन हम करते हैं। उसके बाद अब चलते हैं मेन हम पॉइंट पे। अब तक मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा सा बता रहा था कि क्या है कैसे है। अब हम चलते हैं अपने विषय पे, मेन है भूगोल। भूगोल नाम आपने सुना होगा, पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा कि भूगोल क्या है, भूगोल कैसे बना। भू और गोल दो शब्दों से मिलकर बना भूगोल। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना, तो भू जो है वो पृथ्वी के बारे में वर्णन करना, भूगोल, भू मतलब गोल, भू मतलब पृथ्वी और गोल गोल आकार साइज। तो जब शुरुआत में, क्योंकि आपको यह भी पता होगा कि शुरुआत में भूगोल का जो केंद्र बिंदु था वो पृथ्वी को स्टार्टिंग में मान के पढ़ा जाता था, लेकिन बाद में जब ग्रहों का नियम आया उसके बाद ये पता लगा नहीं, पृथ्वी सेंटर पॉइंट में नहीं है, सूरज हमारा जो सन है वो हमारा सेंटर पॉइंट में है। तो उसके बाद ये कैसे काम किया, भूगोल, पृथ्वी कैसी है, गोल है, इससे हमें केवल इतना ही पता लगा। जबकि इसको इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं, जियोग्राफी, भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी करते हैं। ये जो भूगोल है ये बहुत
हमें ये पता लगा इससे कि भू पृथ्वी जो है वो गोल है। जबकि ज्योग्राफी इंग्लिश वर्ड में जब इसका डिस्क्रिप्शन हुआ, जब इससे पता लगा, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। क्या करना? वर्णन करना। भूगोल, ज्योग्राफी शब्द से ये पता लगा कि जो पृथ्वी है वो गोल नहीं है, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के बारे में वर्णन करना ज्योग्राफी कहलाया। कैसा? उसके पृथ्वी के धरातल के बारे में, वातावरण के बारे में, मेटल्स के बारे में, खनिजों के बारे में, निवास के बारे में, मानव समाज के बारे में, जो भी है, हमारे संसाधन के बारे में, हमारे जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं उनके बारे में, कंप्लीट पर्वतों के बारे में सब कुछ पढ़ना, जो कुछ है उसका वर्णन करना, उसका एक्सप्लेन करना, उसको वो ज्योग्राफी कहलाया। ठीक है बेटा, तो ज्योग्राफी और भूगोल एक ही मतलब है, बस केवल ये हिंदी में इसको इंग्लिश में कहा गया, तो इससे थोड़ा सा उसका जो सेंस निकल के है वो और बड़ा या गहरा निकल गया कि भाई पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है, बल्कि उसके बारे में कंप्लीट वर्णन करना ज्योग्राफी या भूगोल कहलाता है। तो बेटा अगला शब्द जो हमें पढ़ना है कि भूगोल शब्द जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस भूगोलवेत्ता ने दिया, या किसने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो इसको सर्वप्रथम एरोटोस्थनीज नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। किसने? एरोटोस्थनीज नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। और फादर्स ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के पितामह किसे कहा जाता है? हेकेटियस नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम भूगोल, फादर्स ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। फादर्स ऑफ ज्योग्राफी हेकेटियस को कहा जाता है, और सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग या ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग एरोटोस्थनीज ने किया। तो बेटा ये जो है भूगोल कब, और भूगोल 18वीं सदी में ये अलग सब्जेक्ट, एक अलग विषय के रूप में मान्यता में आया। इससे पहले ये दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिला हुआ पढ़ा जाता था। 18वीं सदी यूनान, और ये जो भूगोल है ये कहां से निकला? भूगोल जो शब्द है ये ग्रीक भाषा यूनान का है, ग्रीक भाषा यूनान। पूछा जा सकता है कि भूगोल शब्द जो है वो कहाँ का है, तो ये ग्रीक भाषा या यूनान से निकला हुआ शब्द है, जिसको सर्वप्रथम एरोटोस्थनीज ने प्रयोग किया। हेकेटियस फादर्स ऑफ ज्योग्राफी कहलाते हैं। 18वीं सदी में भूगोल एक अलग विषय के रूप में भी अध्ययन करना शुरू किया गया। तो बेटा ये सारी चीजें भूगोल का इंट्रोडक्शन पार्ट था, और उसके बाद भूगोल को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से इसका वर्णन किया। तो इसको हम, ये बेसिक पॉइंट है कि भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये कहाँ से निकला, क्यों आया, और कैसे कैसे ये आगे बढ़ा। बच्चों अब हम कुछ भूगोल के जो भूगोलवेत्ता हुए हैं उनके बारे में या उनकी दी हुई परिभाषा के बारे में अध्ययन करते हैं। डडले स्टैम्प ने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल और उसके निवासियों का वर्णन करता है। मतलब जो पृथ्वी है और उस पर रहने वाले जो मानव समाज है उनके निवासियों के बारे में जो अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। दूसरा है मोंक हाउस ने यह कहा कि भूगोल मानव समाज के आवास के रूप में पृथ्वी का विज्ञान है। मतलब जो भूगोल है वो उन्होंने माना कि जो संपूर्ण पृथ्वी है वो मानव का एक निवास स्थान है। तो ये कुछ भूगोलवेत्ता है जिन्होंने भूगोल के बारे में अपनी परिभाषाएं दी है, और इसे आपको लर्न करना है। दूसरा है पृथ्वी के तत्व। पृथ्वी के तत्व में हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है, या किन किन टॉपिक्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि प्रकृति के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है पर्वत, पठार, वन, घाटियां, मैदान, पठार, समुद्र, नदियां, मृदा आदि। मतलब
जो ये सारी चीजें हैं ये प्रकृति के पार्ट है। प्रकृति ने ये हमें गिफ्ट दे रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। इसके लिए हम कुछ पे नहीं करते प्रकृति को। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में ही हम कंप्लीट 11वीं में पूरा एक एक चीज, पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, मैदान के बारे में, पठार के बारे में पूरा हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा है मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाएं क्या है, जनसंख्या, नगर, घनत्व, सड़कें, रेल, बंदरगाह, पार्क, ऑफिस, मतलब जो मानवीय क्रिया, मानव द्वारा निर्मित जो क्रियाएं होती है, जैसे मानव जो एक्टिविटीज करता है, वो सारा हम मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर अध्ययन करते हैं। और ये हमारा 12वीं कक्षा में पूरा कंप्लीट पढ़ा जाता है, या इसके बारे में हम 12वीं में अध्ययन करते हैं एक एक टॉपिक के बारे में। अगला है प्रकृति व मानव के बीच अंतर संबंध। क्योंकि जो मानव है वो प्रकृति के साथ निरंतर कुछ ना कुछ अंतर संबंध या क्रियाएं करता रहता है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो मानव है प्रकृति पर ही निर्भर है और प्रकृति के साथ वो लगातार अंतर संबंध स्थापित करता रहता है। कभी वो कुछ चीजों का इतना हार्म पहुंचा देता है जिससे प्रकृति हमें उसके बदले में फिर उसी रूप में बदले में कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं हमारे पास, कुछ बीमारियों के रूप में, कभी ज्वालामुखी फटने के रूप में, कभी भूकंप के रूप में। तो हम प्रकृति के साथ दो तरह से संबंध स्थापित कर सकते हैं। एक होता है कि हम बिना प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए उसके साथ अनुकूलन करें। दूसरा है हम छेड़छाड़ तो करें लेकिन उच्च तकनीकी या टेक्नोलॉजी का यूज करें, जिससे प्रकृति को मिनिमम लॉस हो या मिनिमम उसमें छेड़छाड़ सामने आए। तो एक है मानव ने अनुकूलन व अपरिवर्तन द्वारा प्रकृति के साथ समझौता किया। ये शुरुआती दौर जब इंसानों ने जीवन यापन शुरू किया था तो वो प्रकृति के अनुसार बिल्कुल उसी तरह से वो काम करता था। जैसे वो नदियों के किनारे रहता था, कंदमूल खाता था और छालों को पहनता था, तो वो कुछ भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करता था। तो वो प्रकृति में बिना परिवर्तन किए उसके साथ समझौता या अनुकूलन कर रखा था। लेकिन आज आधुनिक समय में मनुष्य ने क्या कर रखा है, कुछ तकनीकी नहीं, बहुत हाई लेवल पे तकनीकी का यूज कर रहा है। वो रेलवे लाइन बिछा रहा है, वो हवाई जहाज उड़ा रहा है, वो तरह तरह की मेडिसिन का रिसर्च कर रहा है। तो वो अब संसाधनों का जो यूज कर रहा है वो तकनीकी रूप से कर रहा है। तो एक बिना कुछ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए मानव ने कुछ तकनीकी व प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन किए हैं। दूसरा पॉइंट है, इसमें परिवर्तन कर दिया प्रकृति के साथ। और उसके क्या होता है, कई बार हमें निगेटिव मैंने बताया कि हमें जो उल्टा रिजल्ट मिलता है, उसके परिणाम जो होते हैं बड़े घातक होते हैं जब हम प्रकृति के साथ बहुत तकनीकी रूप में छेड़छाड़ करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना, आज से पहली बार ऐसी बीमारी आई है जिसके बारे में लोगों ने सुना भी नहीं था। जब हम वातावरण के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं तरह तरह की बीमारियां हमारे सामने आती हैं। अगला है भूगोल की विचारधारा। क्योंकि जब हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि भूगोल एकदम से हमारे सामने आज ऐसे आ गया। अभी आपको बताया कि भूगोल जो है वो 18वीं सदी में हमारे सामने एज ए सब्जेक्ट, एज ए विषय हमने पढ़ना शुरू किया। तो शुरुआत में लोगों ने भूगोल को जो माना या जो विचारधारा थी वो उन्होंने ये माना कि जो भूगोल है वो उसमें क्या है, मनुष्य जो है प्रकृति का दास है या सब कुछ प्रकृति के अनुसार ही निर्भर करता था। इसके जो जन्मदाता थे वो फ्रेडरिक रेटजेल जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि निश्चयवाद की विचारधारा को उन्होंने रखा और उन्होंने बताया कि जो मनुष्य है वो प्रकृति का दास है, गुलाम है, वो प्रकृति के अनुसार ही अपने सारे कार्य करता है। लेकिन कुछ समय बीता और उसकी कुछ बुराइयां हुई और लोगों ने, एक थे बिडाल डी ला फ्रांस के रहने वाले, उन्होंने नई विचारधारा रखी और उन्होंने कहा संभावनावाद के बारे में। संभावनावाद जैसा कि नाम से क्लियर है, संभावना, कुछ संभावनाएं उन्होंने बताया कि नहीं, जो मनुष्य है वो प्रकृति का दास नहीं है बल्कि वो उसका स्वामी है। वो उसको अपने अनुसार ही ढाल लेता है और दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर भी वो रहना, खुशी से रह सकता है। किसके मदद से? तकनीकी की मदद से। कुछ समय और बीता तो लोगों ने कहा नहीं, ना तो प्रकृति का वो दास है ना वो उसका स्वामी है, बल्कि एक नए अमेरिकन भूगोलवेत्ता हुए ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने बताया कि
ना ये प्रकृति का दास है ना स्वामी है, बल्कि बीच का रूप बताया कि वो कुछ हद तक प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है और कुछ हद तक वो प्रकृति पर ही निर्भर रहता है। तो ये नव निश्चयवाद के रूप में हमारे सामने ये विचारधारा आई। तो बच्चों आगे हम इसी चैप्टर में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि इसमें एक तो हम जो हमने अभी ये कंप्लीट पढ़ा कि भाई भूगोल का अध्ययन करने के कुछ तरीके भी हैं, जैसे प्रादेशिक भूगोल, क्रमिक भूगोल या भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, राष्ट्र जनसंख्या भूगोल, ये सब हमारे इस चैप्टर में आने वाले टॉपिक हैं जो आगे हम स्टडी करेंगे। तो हमने भूगोल के बारे में इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना था वो इंट्रोडक्शन पार्ट था और वो मैंने आपको बताया है और इसको आपको पढ़ना है, कंप्लीट लर्न करना है, नोट्स बनाना है। थैंक यू सो मच।